गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको एक न्यूज़ देखने को मिलेगी श्रीनगर से। दरअसल में श्रीनगर में आपको एक पॉपुलर फ्ली मार्केट देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर वीकेंड होने की वजह से काफ़ी सारे लोग कुछ खरीदारी करने आए हुए थे। अब उसी बीच यहाँ पर एक ग्रेनेड अटैक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है मिलिटेंट्स के द्वारा, जिसमें 12 लोगों के जख्मी होने की खबर है। बाकी देखो, जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको हर एक संभव प्रयास करना चाहिए ताकि इस तरह के अटैक्स खत्म हो पाएँ। उसी तरह से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने भी बोला है कि टेररिस्ट को बहुत ही हेवी प्राइस यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ थोड़ा अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि यूएस के इलेक्शंस बस आखिरी चरणों में ही हैं। ठीक है, 5 तारीख को हमें यहाँ पे फाइनल हमें इसका आंकड़ा पता लग जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे नए प्रेसिडेंट बनते हैं या फिर जो कमला हैरिस हैं, वो यहाँ पर यूएसए की पहली फीमेल प्रेसिडेंट यहाँ पे बन के हमारे सामने देखने को मिल जाएंगी। आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट इज़ योर प्रिडिक्शन कि दोनों में से कौन प्रेसिडेंट बनेगा? डेफिनेटली आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डिस्कशन डेट है आज की 4 नवंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के बारे में। थोड़ा बिल्कुल फंडामेंटल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। देखो, आप लोगों ने ना कन्वेंशन के बारे में सुना होगा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम सीबीडी के नाम से जानते हैं। दरअसल में 1992 के अंदर ना अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील के अंदर। राइट, ये सब हमें पता है। एंड वहीं से इसके सिग्नेचर्स ओपन हुए। फिर 1993 के अंदर यानी कि अगले साल यहाँ पर ये फोर्स में आ जाती है। और ध्यान में रखने वाली बात ये है कि एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ये जो आपका सीबीडी है ना, मतलब ये जो आपका पूरा सिग्नेचर्स वगैरह हुए, ये आए अंतर्गत यूएनईपी के, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आपको ये देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जब ये सिग्नेचर्स किए, उसके मेंबर्स बने, तो टोटल आपको 196 नेशंस को इसको रेटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाता है, जिसमें भारत भी डेफिनेटली एक मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा। अब होता क्या है ना, यहाँ पर एक कॉप होती है। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहाँ पर सारी कंट्रीज मिलेंगी, आगे डिसाइड करेंगी आगे क्या क्या एजेंडा होगा। आपको ध्यान में ये रखना है कि सीबीडी में जो सेक्रेटरीट है वो आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके माध्यम से, जैसे नाम में है ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो हमें उसको यहाँ पे प्रिजर्व करना है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, हैबिटेट डाइवर्सिटी, इसको हम यहाँ पे कंजर्व करेंगे। उसका सस्टेनेबल यूज़ करेंगे। वर्ड देखो क्या है, हमने ये नहीं कहा कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का इस्तेमाल ही बंद कर देंगे, नहीं। हमें उनको कंजर्व करना है और साथ साथ हमें उसका यूज़ जो करना है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ताकि उनकी पॉपुलेशन के ऊपर कोई खतरा ना आए। और साथ ही साथ जो भी ये जेनेटिक रिसोर्सेज से बेनिफिट्स आएंगे, वो सबके अंदर फेयर एंड इक्विटेबल मैनर के अंदर यहाँ पे शेयर होने चाहिए। ये यहाँ पे फोकस था। अब इसी के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्रीमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमें कार्टाजिना प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा, जो कि 2000 में अडॉप्ट किया गया था। एंड ये बात करता है आपके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट की, यानी कि एक देश से दूसरे देश जब हम मूव कर रहे हैं, राइट, उनको रेगुलेट करना, आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एलएमएस को, उसके रिगार्डिंग ये प्रोटोकॉल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, दैट इज नगोया प्रोटोकॉल। ये 2010 में एस्टैब्लिश हुआ था। एंड ये बात करता है कि जो भी बेनिफिट्स अराइज होंगे इनके यूजेज से, उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग हो। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको ऐशी टारगेट्स भी पता होंगे। ये दरअसल में कॉप 10, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10 हुआ था, उसमें बात करी गई थी कि 2011 से लेकर 20 तक हमारा ये क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए। ये था हमारा स्टैटिक पोर्शन, जो हमने अपने इन्वायरमेंट के लेक्चर्स के अंदर पढ़ा भी है। अब आप लोग जानते होंगे कि जो पिछले बार की कॉप थी ना, यानी कि जिसको मैं बोलता हूँ कॉप 15, कॉप 15 हुई थी कनाडा के अंदर। ठीक है, वहां पर आपका कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, ये तो 15वीं कॉप थी। पर अभी जो रिसेंट कॉप हुई है ना, वो है कॉप 16। ये सीबीडी की बात कर रहा हूँ। सीबीडी की कॉप जो 16 हुई, वो यहाँ पे हुई कहाँ पे? कैली, कोलंबिया के अंदर। यहाँ पर ना भारत के द्वारा अपना अपडेटेड बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान यहाँ पे सबके सामने दिखाया गया कि हम कैसे कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं। दरअसल में क्या हुआ था ना, जो पिछले बार का आपका कॉप आपको देखने को मिलेगा, जो कॉप 15 था, वहां पर हमने बात करी थी कि कैसे हम क्या करेंगे। 30/30 एक डील हुई थी। 30/30 का मतलब क्या है कि 30% जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम है, चाहे वो लैंड के ऊपर या सी के ऊपर हो, उसको हम रिस्टोर करेंगे। कब तक? 2030 तक। तो पहले 30 का मतलब है 30% डिग्रेडेड लैंड, एंड दूसरे 30 का मतलब है 2030। अब इंडिया ने ये कैसे अचीव करना है, उसके लिए यहाँ पे हमने ना अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान यहाँ पे इंडिया ने अनवील किया है। अभी जो 16वीं कॉप हुई थी, इसमें हमने ये चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पर हमने को टोटल 23 नेशनल टारगेट्स, जो कि 23 ग्लोबल गोल्स के साथ अलाइन करते हैं, वो हमने यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो 23 टारगेट है ना, इनको हमने 3 मेन एरियाज में डिवाइड किया है। पहली थीम है इसमें कि रिड्यूसिंग थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी
इसके अंदर 8 टारगेट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें नोटिस कर पाओगे, लैंड एंड सी यूज चेंजेस, पोल्यूशन, स्पीशीज ओवर यूज, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे टैकल करेंगे। ये हमारा पहली थीम है जहाँ पर आपको 8 टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। दूसरी थीम जो है हमारी कि लोगों की नीड्स को मीट किया जाए थ्रू सस्टेनेबल यूज एंड शेयरिंग बेनिफिट्स, इसमें 5 टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें। और इसी तरह से हमारी एक थर्ड थीम है। थर्ड थीम बात करती है टूल्स एंड सोल्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आपको 10 टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अगर मैं सिंपली आपको बात करूं, पहली थीम के अंदर 8 टारगेट्स, दूसरी थीम के अंदर 5 टारगेट एंड तीसरी थीम के अंदर 10 टारगेट। इस तरह से टोटल 8 + 5 + 10 ये हो जाएंगे आपके टोटल जो 23 टारगेट्स की मैं बात कर रहा था। भारत ने इनको यहाँ पे अभी इनवील किया है। लास्ट टारगेट की अगर हम बात करें ना, जो लास्ट 10 टारगेट्स हैं, उसमें बायोडाइवर्सिटी को हम साथ साथ डेवलपमेंट भी करेंगे, राइट। सस्टेनेबल प्रोडक्शन, सस्टेनेबल कंजम्पशन की यहाँ पे बात करी गई है। साथ ही साथ जो प्लानिंग होगा, जो डिसीजन मेकिंग होगा, वो जेंडर रिस्पॉन्सिव होगा। ये सारी जो थीम्स है ना, इस तरह से अलग अलग थीम्स हमारी डिवाइडेड है। बाकी देखो, जैसे मैंने आपको 23 टारगेट्स बता ही दिया, तो इस तरह से आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। बहुत देखो याद करना तो पॉसिबल है ही नहीं, बस एक बेसिक आइडिया आपको डेफिनेटली चीज़ों का होना चाहिए। और ये जो लास्ट कॉप हुई थी ना, कॉप 15, इसको एक तरह से पेरिस, जैसे आपका ना UNFCCC के लिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए, जैसे पेरिस मूवमेंट था ना, कि जैसे हमने वहाँ पे बात करी थी कैसे हम इन्वायरमेंट को कंजर्व करेंगे, इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पर CBD के लिए भी, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी, जो आपका लास्ट कॉप 15 थी ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम हमारी कोशिश ये भी है कि 2030 तक हमें क्या करना है, हमें पेस्टिसाइड से जो रिस्क है उसको कम से कम 50% तक कम कर देना है। बाकी पोल्यूशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना, तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। एंड लास्टली जो भी न्यूट्रिएंट्स लॉस हुए हैं उनको हम रिड्यूस करेंगे। आपके ग्लोबल फुटप्रिंट जो कंजम्पशन का है उसको भी हमें कम करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो, CBD मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। तो इंडिया के बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो कि कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग हमने अपडेट किए हैं, आई होप ये सारे टारगेट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है 99 सिटीज रिकॉर्डेड पुअर एयर क्वालिटी अ डे आफ्टर दीपावली। देखो, दीपावली हुई पिछले दिनों के अंदर, हम सब ने इसको सेलिब्रेट किया, बहुत ही अच्छे से हमने फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट किया। पर उसके बाद ही हमें एक कंडीशन जो देखने को मिली, वो थी कि बहुत सारी भारत की अलग अलग सिटीज़ में ना, जो एयर क्वालिटी का डेटा था वो बहुत ही ख़राब हमें देखने को मिला। एक्चुअल में ना, मैं थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, और जो दुनिया भर में और स्टैंडर्ड्स है मैं उनका भी थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। एक्चुअल में अगर हम बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स को 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जा पाए। उसके बेसिस के ऊपर आपकी 6 कैटेगरीज हो जाती हैं: गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सिवियर। ये 6 कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड ये जो मैं बात कर रहा था ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये दरअसल में बेस्ड है आपके 8 पॉल्यूटेंट्स के बेसिस के ऊपर। इन 8 के आप नाम नोटिस कर लीजिए। एक है आपका पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, स्पेशली जो है ग्राउंड लेवल ओजोन, अमोनिया और लेड। ध्यान रखना, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको बहुत अच्छी चीज़ ये पता होनी चाहिए। अब इनमें से अगर हम बात करें, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका ओजोन, ये जो है ना, इनकी 8 घंटे की वैल्यूज ली जाती हैं। और बाकी जो 6 पैरामीटर्स थे या 6 आपके पॉल्यूटेंट्स थे, उनकी 24 घंटे की एवरेज वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर करी जाती है, जब हम यहाँ पे AQI किसी का निकालते हैं। और कम से कम कैलकुलेशन क्राइटेरिया के लिए कम से कम आपके पास 3 पॉल्यूटेंट्स का डेटा तो होना ही चाहिए, जिनमें से एक पक्का ही पक्का पार्टिकुलेट मैटर होना चाहिए, चाहे पार्टिकुलेट मैटर 10 हो या पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हो, राइट। इस तरह से 0 से 500 के बीच में दिया जाता है। देखो, दिल्ली जैसी सिटी के अंदर तो 500 भी क्रॉस कर जाता है, राइट। तो इसको डेवलप किया गया था बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये बातें आपको AQI के बारे में पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो AQI तो हमें समझ आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई बार हम जैसे जैसे मैंने इसका तो बात कर दिया नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की, आप लोगों ने कई बार NAAQS के बारे में सुना होगा। ये दरअसल में CPCB ने इसको सेट किया था, स्टैंडर्ड फॉर एयर क्वालिटी। अब ये ना थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, जो 8 पैरामीटर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के थे, वो तो है ही हैं। उसके साथ साथ आपका बेंजीन, निकल, आर्सेनिक और बेंजोपायरीन, ये देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपसे पूछे ना NAAQS में क्या कंसिडर किया जाता है, तो 8 तो थे ही थे, प्लस ये जो 4 आपके देखने को मिले, ये 4 भी साथ में एक्स्ट्रा कंसिडर कर लिए जाते हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये कुछ पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर एयर क्वालिटी मेजर करता है। यहाँ पर पैरामीटर थोड़े से कम है। 2 तो देखो सेम है, आपका पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10। उसके साथ ओजोन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यानी कि ना, जो WHO वाला है उसमें आपको 6 देखने को मिल जाएंगे, और जो हमारा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें हमें 8 देखने को मिल जाते हैं। फ़र्क इतना है
कि जो आपका WHO वाला है ना, वो 2 एंटिटीज़ को कंसिडर नहीं करता। वो कौन-सी थी आपकी अमोनिया और आपका लेड। हम इसको एडिशनली कंसिडर कर सकते हैं। तो 6 में ये 2 ऐड हुए, ये आपका बन गया नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इस 8 में जो 4 ऐड हुए, उससे बन गया हमारा NAAQS। अब आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इन सब चीज़ों को याद करने के अंदर। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क। देखो एक्चुअल में क्या हुआ ना, पिछले दिनों के अंदर 8 एलिफेंट्स की हमें डेथ की खबर यहाँ पे देखने को मिली है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से। अब आप पूछ रहे होंगे सर ऐसा क्यों हो गया। देखो यही सवाल सबके दिमाग में है कि क्या रीज़न रहा इनकी डेथ का। इनफैक्ट जो मध्य प्रदेश के सीएम थे उन्होंने यहाँ पे एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई। उन्होंने भी कुछ खास इसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाए कि क्या रीज़न रहा, और कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी थी नहीं इसके रिगार्डिंग निकल के आई। अब ऐसा बोला जा रहा है, कुछ मतलब लोगों की यहाँ पे डिमांड है कि ये केस सीबीआई को दिया जाए ताकि पता लग पाए कि आखिर क्या कारण रहा एक्चुअल में एलिफेंट्स की डेथ का। थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इस एलिफेंट रिजर्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये टाइगर रिजर्व आपके सामने बने हुए हैं सारे, जो अलग अलग हैं इंडिया में। राइट, यहाँ पर आपको ये देखो, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे ये नोटिस करो कि ये रहा आपकी विंध्यन माउंटेन्स, ये आपकी सतपुरा। और आप लोग जानते होंगे कि इसके बीच में से ना, दोनों विंध्यन और सतपुरा के बीच में से यहाँ से एक नदी जाती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नर्मदा। राइट, और आपका ये जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ना, ये दरअसल में विंध्यास और सतपुरास के बीच में ही देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये लोकेशन जो है ना इसकी, वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कैसे ये आपका दोनों के बीच में आपको ये लाई करता है। इसके अलावा एक चीज़ आप लोग और जानते होंगे हमारे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। देखो ये रही आपकी गंगा नदी, बिल्कुल। और गंगा नदी की ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज सोन ट्रिब्यूटरी, है ना। ये सोन, ये रिवर, ये मैंने बनाई है अभी, सोन। राइट, अब ये जो आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ना, जो थोड़ा नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम्स निकलती है इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से। एंड वो जो आपकी स्ट्रीम्स आगे जाके सोन रिवर में मिलती हैं, एंड वो सोन आगे जाके गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ पॉइंटर्स है बांधवगढ़ के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात और है बांधवगढ़ के बारे में कि यहाँ ना गौर यानी कि इंडियन बाइसन, इनका रीलोकेशन किया गया था 2011-12 के अंदर। जो कान्हा नेशनल पार्क है ना आपका, वहाँ से इनको यहाँ पे रीलोकेट किया गया था गौर्स को। बाकी इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो एलिफेंट तो है ही हैं, लेपर्ड, सांबर ये देखने को मिल जाएंगे, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात इस टाइगर रिजर्व के बारे में वो ये है कि यहाँ पर ना आपको रॉयल बंगाल टाइगर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट जो हाईएस्ट डेंसिटी है ना, वो आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें थी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा एलिफेंट्स के बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं, हालांकि हमने कई बार पढ़ा हुआ है। देखो एलिफेंट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये ग्रास को कंज्यूम करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली ना सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, ठीक है ना। तो आप नोटिस करोगे लगभग 19 घंटे एक दिन के अंदर ये फीड करते हैं, एंड 220 पाउंड ऑफ डंक पर डे यहाँ पे ये प्रोड्यूस करते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आप नोटिस करोगे ना, तो जो जैसे जैसे ये मूव करते रहते हैं, ठीक है ना, उसके साथ साथ जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट, जो डिस्पर्स करते हैं, मतलब उसको फैलाते रहते हैं, उनको डिस्पर्स करते रहते हैं। साथ ही साथ ट्रीज को कट करते हैं, ओपनिंग्स छोड़ देते हैं, जिसके माध्यम से जो नई प्लांट सीडलिंग्स है वहाँ तक सनलाइट पहुँच पाती है। तो आप नोटिस कर पाओगे कि एलिफेंट का ना अपनी इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब एलिफेंट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके एशियन एलिफेंट और दूसरे आपको अफ्रीकन एलिफेंट देखने को मिल जाएंगे। एशियन एलिफेंट की जब मैं बात करता हूँ तो आपको ध्यान में रखना है कि उनका आईयूसीएन स्टेटस आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। भारत में जो सबसे ज़्यादा स्टेट ऐसी है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की, वो आपको कर्नाटका देखने को मिल जाएगी। तो भारत में ही आपको एशियन एलिफेंट का पता होना चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूँ अफ्रीकन एलिफेंट की, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि सवाना एलिफेंट है तो उसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है तो उसका आईयूसीएन स्टेटस आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान में ये रखना है कि मैट्रियार्क के द्वारा लीड किया था, यानी कि महिला जो होती है ना एलिफेंट, वो यहाँ पे अपने ग्रुप को यहाँ पे लीड करती हैं। राइट, और जो आपके जो पुरुष एलिफेंट होते हैं वो थोड़ा अकेले में आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। जो जेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है, लगभग वो 22 महीने का इनका आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, जो कि किसी भी मैमल के लिए सबसे लॉन्गेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। एक सिंगल कॉफ बॉर्न होता है फीमेल को एवरी 4 to 5 years। ये बातें आपको कुछ पता होनी चाहिए। यूपीएससी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लग गया है। बाकी अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट का जो अंतर है मैंने आपको यहाँ पे दे भी दिया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, आधार कार्ड नॉट प्रूफ ऑफ एज। दोस्तों दरअसल में एक टॉपिक हमसे मिस हो गया था, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि जो आधार कार्ड है ना, वो प्रूफ ऑफ एज नहीं है।
आप समझो इस बात को। जैसे कई बार हम लोग बोलते नहीं है कि इसकी उम्र इतनी है, तो आधार कार्ड के ऊपर वो डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, राइट? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, इससे बढ़िया हमारे पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ये बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ हैं। पर आधार कार्ड आपका प्रूफ का मतलब एज का प्रूफ यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। तो एक्चुअल में ना आधार कार्ड के ऊपर बहुत सारे अब क्वेश्चन मार्क उठने लग गए हैं, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पे बोला गया था कि आधार कार्ड सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है आप भारत के सिटीजन हो, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बात कैटेगरिकली बोल दी है। प्लस एट द सेम टाइम आधार कार्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, वो डोमिसाइल का प्रूफ भी नहीं है। दरअसल में आप समझना रेजिडेंस और डोमिसाइल का अंतर। रेजिडेंस मतलब होता है ना कि कोई इंसान वहां पे रह रहा है। डोमिसाइल का मतलब हो रहा है कि रह तो रहा ही रहे, बट एट द सेम टाइम वहां पर वो आगे फ्यूचर के अंदर भी रहना चाहता है, उसकी इंटेंशन है टू लिव इनडेफिनेटली इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो वो हो जाता है उस जगह का डोमिसाइल। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला हुआ है कि आधार कार्ड जो है वो डोमिसाइल का भी प्रूफ नहीं है। पहले सिटीजनशिप का भी बोल चुके हैं, और अब ये भी बोल दिया कि भाई उम्र का भी यहाँ पे प्रूफ नहीं है, उसके लिए हमारे पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, बाकी चीजें हैं। तो कई बार क्वेश्चन मार्क ये उठ गया है कि भाई आधार कार्ड का पर्पस क्या है, फिर क्या मतलब रोल सर्व कर पा रहा है। एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, तो आधार कार्ड कुछ एक पर्पस जो सॉल्व कर पाता है, एक तो दोस्तों ये है कि जब आप ना यूपीएससी का अपना प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाते हो, तो वहां पे आपसे या मेंस का जो भी आपका एग्जाम है वहां पे आपकी ना आईडी पूछते हैं वो, कि भाई आईडी दिखाओ, तो वहां पे आप आधार कार्ड को दिखा सकते हो। चलो मजाक तो साइड में रहा, पर उसके अलावा ना आपको कुछ बेनिफिट्स लेने होंगे, जैसे एलपीजी सब्सिडी हो गया, मनरेगा की वेजेस हो गया, पेंशन वगैरह चाहिए होगी, उसके लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। कई बार किसी इंडिविजुअल को वेरीफाई करना हो कि हाँ बंदा यही है, तो आपकी यहाँ पे फोटो लगी होती है ना आधार कार्ड के ऊपर, तो उसके माध्यम से हो जाता है, राइट? उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो कुछ फ्रॉड एंड लीकेजेस गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर जो थे, उसको खत्म करने के अंदर, उसको कम करने के अंदर आधार ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आपको बैंक खाता खुलवाना हो, आपको सिम कार्ड चाहिए हो, वहां पर आपका आधार कार्ड इस्तेमाल होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी अगर हम बात करें, तो ये 12 डिजिट का आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपना खुद का आधार नंबर चेक करना, आप नोटिस करोगे कि हाँ सर 12 नंबर का ही है। एंड इसको इशू किया जाता है यूआईडीएआई के द्वारा, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया, आपका एड्रेस आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना? एंड साथ साथ इसमें बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि जब भी आप कुछ सिम कार्ड वगैरह लेने जाते हो, तो आपका ना वो फिंगर स्कैनिंग होती है, वो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली मैच कर लिया जाता है कि आप हो या नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल है ना, वो भी आधार कार्ड उसका भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन नेशनल्स का है। मैंने आपको अभी बताया कि आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये फॉरेन सिटीजनशिप को भी या फॉरेन नेशनल्स को भी यहाँ पे मिल सकता है। बस उनको बेनिफिट्स वगैरह देने होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आधार का डेफिनेटली है, और आधार एक्ट जो है ना 2016 का, वो यही यहाँ पे बात भी करता है, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम बात करें, आधार एक होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा जब भी आप वर्ड सुनोगे ना, इसका मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, मतलब कि जो भी आधार का डेटा होता है, उसके अंदर आप थोड़ा और नोटिस करोगे, तो आप इसके माध्यम से ना ये भी पता लग पा पाओगे कि आधार नंबर कब इस्तेमाल किया गया था, कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए। तो आपने आधार के डेटा से डेटा आपने और निकाल लिया, इसको बोलते हैं आधार मेटा डेटा। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि आधार का जो मेटा डेटा है, वो केवल और केवल आप 6 महीने तक ही यहाँ पे स्टोर कर पाओगे, उससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं करते। इसके साथ साथ एक हमारी वीआईडी वर्चुअल आईडी भी यहाँ पे होती है, जो कि एक टेम्परेरी, और इसको हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ऐसी 16 डिजिट का एक रैंडम नंबर जो होता है, वो मैप किया जाता है विद द आधार नंबर। इसको भी आप अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। एंड ध्यान में ये रखना है कि वर्चुअल आईडी के माध्यम से आप जो ओरिजिनल आधार आईडी है ना, उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। लास्टली एक होता है मास्क्ड आधार। देखो मान लो आपका कुछ ऐसे आधार नंबर है 123456789012 इस तरह से, तो एक्चुअल में क्या होगा ना, स्टार्टिंग वाले 8 डिजिट आपके मास्क हो जाएंगे, ये दिखेंगे ही नहीं, ये एक्स 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 करके दिखेंगे, और बाकी का जो 4 नंबर होंगे सिर्फ ये आपको दिखेंगे। इसको बोलते हैं मास्क्ड आधार, ठीक है ना? कि आपने स्टार्टिंग की 8 डिजिट्स को रिप्लेस कर दिया एक्स के साथ, एंड आखिरी की बस 4 डिजिट देखने को मिलती है। इससे कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिवेसी होती है, वो कहीं ना कहीं और इंक्रीज हो जाती है। ये बातें आपको आधार कार्ड के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो गोवा असेंबली के जो स्पीकर हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर ना कांग्रेस के द्वारा एक डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन यहाँ पे लगाई गई थी। एक्चुअल में क्या हुआ था ना, कि ना 8 एमएलए जो कांग्रेस के थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था 2022 के अंदर, जिसकी वजह से बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। तो उस वजह से बहुत सारे पिटीशन यहाँ पे फाइल किए गए थे, पर गोवा के असेंबली स्पीकर ने यहाँ पे मना कर दिया है, इनको डिसमिस कर दिया है डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को।
थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल में ना ये मुद्दा है आपके 10th शेड्यूल का। 10th शेड्यूल का मतलब है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको कि 52nd अमेंडमेंट के अंदर 1985 के अंदर आपके संविधान में लाया गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट नहीं था। इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी गई है। तो 4 तरह से आपका डिफेक्शन के मतलब केसेस आपको देखने को मिलते हैं। पहला है कि अगर कोई इलेक्टेड मेंबर जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को वॉलेंट्री गिव अप कर देता है, ये पहला केस बन गया। दूसरा हो गया कि अगर मान लो पार्टी ने कुछ डायरेक्शन दी है कि आपने इस तरह से वोटिंग करनी है, पर आपने या तो वोटिंग उस हिसाब से नहीं करी या फिर आपने वोटिंग करने से इनकार कर दिया, आपने एब्सटेन कर दिया, तो ये एक केस हो सकता है। इसके अलावा कोई इंडिपेंडेंट मेंबर था जो इंडिपेंडेंट चुन के आया था, राइट, उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो कहीं ना कहीं लोगों के जो डिसीजन था उसके अगेंस्ट हो गया है, तो ये भी एक कारण बनता है। उसी तरह से अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो है ना वो 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तो वो भी यहाँ पे उसके मतलब वो भी डिफेक्शन का एक ग्राउंड बन जाता है। ध्यान में रखना है कि अगर वो 6 महीने के विदिन कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वो 6 महीने खत्म होने के बाद ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी, तब वो डिफेक्शन का यहाँ पे केस बनेगा। पर हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जब ये लाया गया था ना उस समय बात हुई थी कि 1/3 अगर इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर ठीक है वो डिफेक्ट कर जाते हैं तो उसको एक मर्जर कंसिडर किया जाएगा। उस केस में डिफेक्शन नहीं होता था, पर बाद में इसको चेंज किया गया 2003 के अंदर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, जहां पर ये बात किया गया 2/3 ऑफ द मेंबर्स की। ठीक है ना। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, जो आपके स्पीकर होते हैं, वो भी यहाँ पर अपनी मेंबरशिप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं न्यूट्रलिटी के बेसिस के ऊपर, तो वो भी एक्सेप्शन केस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो आपने पढ़ा ही हुआ है इसके बारे में, मेंस के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली पॉइंट है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। देखो 2 क्वेश्चन है आपके सामने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है शेड्यूल्स के रिगार्डिंग, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताना। और बल्कि मैं आपसे बोलूंगा कि नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ना आप मुझे ये बताना कि शेड्यूल 1 से लेकर जो शेड्यूल 12 है, हर शेड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। देखो आप लोगों की भी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है ना, और आप भी कहीं न कहीं चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओगे, क्योंकि शेड्यूल के ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? कभी 8th शेड्यूल, कभी 10th शेड्यूल, कभी 7th शेड्यूल, कभी फर्स्ट शेड्यूल, राइट? अलग-अलग क्वेश्चन यूपीएससी ने बार-बार हमसे यहाँ पे पूछे हुए हैं, तो डेफिनिटली आप कमेंट्स में सारे शेड्यूल्स की डिटेल्स आप मुझे बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क रहेगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन-कौन सी गैसेज़ यहाँ पे इंक्लूड है? आसान क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से सुना है, तो पक्का ही पक्का आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। इसके अलावा मैंने आपको जो सैटरडे होमवर्क दिया था ना, एक मैंने कुछ चीज़ें पूछी थी, कुछ पर्टिकुलर, ठीक है, बुद्धिज़्म के बारे में। आप नोटिस करोगे यार, देखो यहाँ पे ना थोड़ा-सा क्वेश्चन हो सकता है मुश्किल है, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। पर कुछ स्टेटमेंट्स आसान है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूँ, अब हम ये चीज़ें पढ़ते ही हैं महायान बुद्धिज़्म के बारे में तो डेफ़िनेटली, राइट? तो ये स्टेटमेंट तो आपको पढ़ते सार ही क्लियर हो जानी चाहिए कि डेफ़िनेटली सर थर्ड स्टेटमेंट तो ठीक है। पर इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ़ एक स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर पाओगे, बाकी तो फिर भी देखनी पड़ेगी। एक्चुअल में होता क्या है ना, जब आपकी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, राइट, उसके बाद आप जानते हो जो बुद्धिज्म होता है ना, वो दो फैक्शंस के अंदर बाइफरकेट हो जाता है। एक होता है आपका स्थावरवादीन, ठीक है, और दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा महासंघिका। यही जो स्थावरवादीन होता है ना, यही आगे जाके हीनयान का मतलब एक तरह से बनता है बेसिस। एंड आपका ये जो महासंघिका है, ये आपका महायान का। तो ये जो पहली बात ये कह रहा है कि महायान बुद्धिज्म को बिलोंग करता है, नहीं, दिस इज इनकरेक्ट, ये आपका हीनयान के साथ लिंक्ड है। बाकी देखो जो सेकंड स्टेटमेंट की बात करी, तो डेफिनेटली ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो आपका सेकंड भी ठीक है और आपका थर्ड यहाँ पे ठीक है, तो ऑप्शन आप पर बी आपका ठीक बन जाएगा। देखो यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग हर साल आप नोटिस कर पा रहे हो, यूपीएससी ने कुछ ना कुछ यहाँ पे बुद्धिज्म के ऊपर सवाल पूछा ही पूछा हुआ है। तो थोड़ा सा डिटेल में भी अगर हम बुद्धिज्म पढ़ लेंगे ना, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म। एक्चुअल में क्या होता है ना कि यहाँ पर जो आसान क्वेश्चन थे वो यूपीएससी ने पूछ लिए हुए हैं ऑलरेडी, अब थोड़ा डिटेल में जाके पूछ रहा है। तो हमें इस टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ताकि कोई भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछे हम उसको कर पाए, ठीक है ना। अगर मान लो फिर भी कोई रैंडम क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले तो क्या ही कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अगर हमने अच्छे से पढ़ा होगा हम बाकियों से बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। एंड प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करने का तरीका यही है कि आपको बाकियों से बेटर परफॉर्म करना है। ये एक रिलेटिव एग्जाम है, यू नीड टू परफॉर्म बेटर देन द अदर्स। कोई रैंडम क्वेश्चन आ गया तो उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। 200 में से 150 नंबर नहीं चाहिए, आपको बाकियों से बेटर परफॉर्म करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ गए इस बात को। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था महात्रा और पत्तक किला के बारे में। देखो दरअसल में यहाँ पर ये विलेज हेडमैन थे, ठीक है, आपके मेडिवल इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। जो बात करें महात्रा की, तो महात्रा एक्चुअल में एक
नॉन ऑफिशियल था, ठीक है ना, बेसिकली लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता था। और जो पत्तक किला की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर जो भी आज के समय के ऊपर जो मतलब जैसे मॉडर्न पटेल हम बात करते हैं, या फिर जो किंग का एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, उसको यहाँ पे बोलते थे। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विलेज हेडमैन। तीसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आसान क्वेश्चन है। देखो, हिमा कमेटी बहुत बार पिछले कुछ महीनों के अंदर न्यूज में रही है। दरअसल में क्या था ना, कि 2017 के अंदर एक असॉल्ट केस देखने को मिला, ठीक है ना। उसके बाद जस्टिस के हेमा कमेटी को यहाँ पे बनाया गया। हिमा कमेटी के द्वारा यहाँ पे बताया गया सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में और जेंडर इक्वालिटी के बारे में इन मलयालम सिनेमा। पिछले 6 महीने के अंदर ना बड़ी हलचल मची हुई है आपके मलयालम सिनेमा के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं इसी के रिगार्डिंग, की महिलाओं के अगेंस्ट जो एक्ट्रेस होती हैं उनके अगेंस्ट किस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज़ भी इसके अगेंस्ट उठाई है। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है। हिंदी सिनेमा नहीं है, ये मलयालम सिनेमा की बात है। इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू। ठीक है। और बात करें ट्रू फॉल्स की, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ सैटरडे की, तो जो 3 होमवर्क दिया था, ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो आज के समय 9 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी लेक एरी आपकी यूएस और कनाडा दोनों के बीच में है, पर जो कंप्लीटली इनसाइड है वो आपका लेक मिशिगन है। तो इसीलिए ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट देखने को मिल जाती है। लास्टली नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल की बात करें, तो इसका जो स्टेटस था दैट वाज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो ये भी आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।